नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। एलुटेरिया ने बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है, किस अधिनियम का है सबसे ज्यादा या किसका स्रोत है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा, लगभग 2/3 या बोल सकते हैं कि 60 से कहा जाता है 70% जो लिया गया है वो हमारे भारतीय संविधान का, वो केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 का हूबहू कॉपी करके ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो प्रारंभ में जो थी वो 7 संख्या थी, वर्तमान में अभी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो इसमें से एक जो है संपत्ति की अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें से हटाकर आपका किस अनुच्छेद में डाला गया है, तो 300 ए में, 300 ए में इसको ले जाकर डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब देखिए इसमें हमारा जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता है, फिर आपका संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है अभी वर्तमान में है और संपत्ति के अधिकार को हटाकर डाल दिया है आपका 300 ए में। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो नहीं है इसमें आपका हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण। ठीक है, बाकी जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपका कौन सा गांधीवादी दर्शन है, तो गांधीवादी दर्शन जो है उसको भी याद रखेंगे, जहां तक ऑप्शन में उसका रहता है ग्राम पंचायतों का गठन होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी है, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन आदि, मद्य निषेध भी है, गोवध पर निषेध भी, ये सब आपका गांधीवादी नीति है। ठीक है, गांधीवादी दर्शन है बोल सकते हैं। अगला देखिए है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो ये वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के सिफारिश पे ही आपका राज्य को कोई भी राशि जो है वो अनुदान के रूप में दी जाती है, तो राज्यों की सहायता। तो यहाँ एक चीज और क्वेश्चन बनता है आपका कि राज्यों की सहायता दी जाती है, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो किस निधि से दी जाती है, तो आपका समेकित निधि से। एक क्वेश्चन यहाँ से आपकी बनती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। तो इसमें हमारा जो सबसे अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास रखी गई है और ये अनुच्छेद 248 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार आपका होता है कौन, अटॉर्नी जनरल, अर्थात भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो हमारा कानूनी मुख्य सलाहकार होते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो अनुच्छेद 169 जो है, 169 जो है, इसके अंतर्गत जो है यह प्रावधान है कि आपका किसी भी राज्य का जो है वो राज्य विधानमंडल को समाप्त भी की जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। कब, जब आपका इसका 2/3 बहुमत इसको पारित कर दे तब। ठीक है, उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो ये कौन, किसके पास ये शक्ति है जो आपका राज्य के विधान परिषद को बना सकती है या उसको फिर समाप्त कर सकती है, तो ये संसद के पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो ये है भाग 8। भाग 8 में जो है वो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताई गई है। और जो आपका भाग जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे 9 जो है वो क्या है आपका, पंचायत से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है। ठीक है, तो कोको कोला जो होता है वो आपका फास्फोरिक एसिड जो होती है इसके कारण उसमें हमारा खट्टा स्वाद आती है, और दूध का खटापन जो है वो आपका लैक्टिक एसिड से होती है। ठीक है, दूध दही का जो भी खटापन है वो आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगी। अगला देखिए कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो एंटी पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन का हो जाता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, अगला देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा है तत्व। तो देखिए ब्रह्मांड में अगर जहां तक बात करेगा तो वो हमेशा आपका कौन सा होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में चूंकि तारों की संख्या
अरबों अरबों है, तो यहाँ पर वो तारा उसका मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बताई गई है, ठीक है। और हमारे वायुमंडल में कौन सा सर्वाधिक तत्व या गैस है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो देखिए यहाँ पर ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर का जो है वो एक फार्मूला होता है PV इक्वल टू NRT, ठीक है। PV इक्वल टू NRT। थोड़ा सा ट्रिक भी दे दूंगा यहाँ पर मैं आप लोगों को। तो P हो गया आपका प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, N हो गया आपका कांस्टेंट, R हो गया आपका डिस्टेंस, और ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि ताप जो है गैस की नियत मात्रा, वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है आपका ताप कांस्टेंट है। तो ताप हम लोग नियम को याद रखते हैं, दो नियम आपका है, चार्ल्स का नियम और एक है आपका बॉयल्स का नियम। चार्ल्स का नियम और बॉयल्स का नियम, दो नियम इस पे आपका PV इक्वल टू NRT पे है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर जो है वो आपका डिपेंड किस पे करेगा? तो यहाँ पर उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका आयतन, ठीक है। तो आयतन जब इसमें कौन सा हो जाएगा? तो टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट रहेगा तब, वही बात है जो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए ट्रिक के रूप में आप याद रखेंगे कि तापमान देने पर क्या होता है, कोई चीज बॉइलिंग होने लगता है, ठीक है। तो अगर ताप नियत रहा तो वो किसका रूल फॉलो करेगा? कहलाएगा बॉयल्स का नियम, ठीक है। और जहां पर दाब नियत हो, ठीक है, दाब क्या हो जाएगा? दाब को कांस्टेंट कर दिया जाए, दाब नियत कर दिया जाए, तो वो नियम आपका कहलाता है कौन सा? चार्ल्स का नियम, ठीक है। दोनों में नो डाउट आपका जैसे क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये PV इक्वल टू NRT कैसे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर P जो हो जाएगा ये सब कांस्टेंट अगर हो जाए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, R भी, तो P क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो टेम्परेचर जो है वो किसके कौन एथी हो जाएगा आपका? प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम का, ये भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम का, अर्थात गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ये किसका नियम दिया हुआ है भाई? तो ये आपका चार्ल्स का नियम हो जाएगा। इसी के कारण क्या होता है कि अगर कोई गुब्बारा में गैस भरा जाता है और उसमें गर्मी होती है तो फट जाती है, क्योंकि उसकी आयतन जो है वो बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ये कर है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं में आपका गैस में ठोस है, ठीक है, गैस में क्या है? ठोस है। और गैस में द्रव का उदाहरण आपका कोहरा है, क्योंकि वो लिक्विड रहता है। अगला देखिए कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ठीक है, कौन सा नहीं है? नहीं है आपका पूछ रहा है, ठीक है। वही तो हाइड्रोजन के जितने भी हाइड्रोजन और सल्फर जो हैं, इसके जो आपके अवयव बना रहे हैं, ऑक्साइड जो बना रहे हैं, ये क्या है? ऑक्साइड और सल्फाइड जो होते हैं वो सब आपके ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों कहलाते हैं, अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन ये सब शो करते हैं। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड आपका नहीं होगा। इसके अलावा और भी तत्व के हैं ऑक्साइड और सल्फर, बोल सकते हैं सल्फाइड जो है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है? लेड वगैरह सब शो करता है रिडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताया था ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। इसमें कितने शब्द हैं? गवर्नर जनरल दो शब्द, तो विलियम बेंटिंग दो प्रमुख नाम हो जाएगा, माने एक ही आदमी में दो स्टेप रहेगा, विलियम बेंटिंग, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो और भी पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम वायसराय जो, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग का हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर केवल स्वतंत्र भारत के अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। और अगर पूछा स्वतंत्र भारत के भारतीय अगर शब्द जोड़ दिया, भारतीय आपका गवर्नर जनरल, तो आपका C राजगोपालाचारी था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ठीक है, चलिए इसको अच्छा से कर लेते हैं। तो IPS का पूछेगा तो हमारा हो जाएगा किरण बेदी, और अगर IAS का पूछा तो हमारा हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। ये कौन थी? सबसे प्रथम आपका महिला IAS रही अन्ना जॉर्ज। फातिमा बीबी को पता होगा आप सभी को, फातिमा बीबी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी।
और ये जो है लीला सेठ आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। यहाँ एक शब्द याद रखिएगा, ये मुख्य न्यायाधीश थी और ये जो है आपके ये न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो मुद्रा में आपका चला जाएगा चीन, पेपर प्रिंटिंग चीन, किताब प्रिंटिंग आपका चीन। ठीक है, प्रिंटिंग का जो भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो भाई कुश्ती से है। फॉल बैक पीछे की ओर पटकना, या बोल सकते हैं चित करना भी, चित शब्द भी आपका किससे है, तो ये आपका चित शब्द भी कुश्ती से हो जाएगा। इसके अलावा आपका डॉग फॉल जो है वो भी डॉग फॉल गिरने का ही है, तो ये आपका फॉल बैक या डॉग फॉल ये सब आपकी कुश्ती से जुड़ी हुई वर्ड है। अगला है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, तो अगर लेने की बात करेगा तो हो जाएगा 1934 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों का पहला जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 1930 में। वो कहाँ हुआ था आपका, हैमिल्टन में। ये सब आपको जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा रिवीजन करते हुए हम लोग चलते हैं। तो हैमिल्टन में हुआ था 1930 में। हैमिल्टन पड़ जाता है आपका कहाँ, कनाडा में। अगला है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है 80 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो 80 को सीधे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अर्थात जो है ये आपका 16 जो है बीच वाला संख्या हो गया, तो इधर हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 14, और इसके आगे बढ़ेंगे तो 17 और 18, इन सभी को जोड़िएगा तो आपका 80 मिल जाएगा। तो हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा कौन सी, 14। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा हम लोग मैथ रीजनिंग को स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन इसका रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपका कमेंट रहा तो समय को देखते हुए हम आप सभी को मैथ का रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको आवश्यकता लगे कि हमको चाहिए ये सब क्वेश्चन, तो जरूर कीजिएगा। ऐसे हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन जीके जीएस का इस वीडियो में। आइए देखते हैं अगला, करें कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है, तो सबसे लंबा हमारा गुजरात का पड़ जाता है, अप्रोक्सली है 1600। यहाँ गुजरात का 1200 है, 1600 नहीं है, 1200 है। और कुल अगर देखा जाए कुल आपका, तो वो पड़ जाता है 6100 किलोमीटर है। तो 6100 तो आपका ये किलोमीटर जो है वो कुल हो गया। कुल वो भी कौन सा, तो मुख्य जो हमारा ये भारत का जो है मुख्य भूमि का ये जो वाला है तटीय सीमा जो बनाती है, इसका 6100 किलोमीटर है, जिसमें कि गुजरात का सर्वाधिक कितना 1200 किलोमीटर बताया, 1200 किलोमीटर हो जाएगी। और इसमें जो है अगर कुल जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 7216.6 के आसपास शायद इसका पड़ जाता है। मतलब ये पूरा आ जाएगा द्वीप समूह जितने भी हैं शामिल करके। तो मुख्य रूप से हमको ये तटीय वाला याद रखिएगा, और ये सबसे लंबी 1200 का अप्रोक्सली है। तो ये लगभग क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है, कितनी कुल लंबाई तटीय, तो ये आपका 6100। और एक चीज और क्वेश्चन यहाँ से उठाई जाती है कि कितने राज्यों से ये जो हमारा मुख्य भूमि जो है ये कितने राज्यों से होकर जाती है, तट बनाती है आपका तटीय, कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। ठीक है, ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो ऊपर से बढ़ेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर इधर से केरल तमिलनाडु हो गया, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो आपका समुद्र से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं, कर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात देखिए कौन सा नहीं है, तो आपका पर्वत दर्रा एक तरफ है और उससे जुड़े हुए राज्य हैं। तो शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश का है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का, नाथुला मेघालय, ये आपका नाथुला वाला गलत, ये देखिए नाथुला जो है ये पड़ जाता है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में यही जो है नाथुला दर्रा ही आपका भारत और चीन के व्यापारिक मार्ग, या बोल सकते हैं भारत और चीन को जोड़ती है। जोजिला तो इसका मतलब गलत मिल ही गया, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, गलत है आपका सी ऑप्शन। अगला देखिए है, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी नदियां जैसे आती है, मानस हमेशा पूछा जाता है मानस किसका है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में प्रमुख है आपका। इसके अलावा आपका कमेंग और संकोश नदी भी है। और एक ब्रह्मपुत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि इसको आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है,
तो जमुना के नाम से जाना जाता है इस ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, आगे है भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है वो जलोढ़, जल के बाद आपका लाल मिट्टी, जलोढ़ आपका जला से याद रखेंगे तो जलोढ़ सबसे पहले स्थान पे, उसके बाद दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी है। तो जलोढ़ जो है वो अप्रोक्सली हमारे क्षेत्रफल का कितना है, लगभग जो है वो 42% है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो इसमें जो है पार्वती ये पड़ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में, बाकी तीनों का तीनों जो है सलाल, उर्री और दुलहस्ती ये सब आपका जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये है आपका नेशनल वाटर मार्ग जो है वो आपका पड़ जाता है 4 नंबर का, सर्वाधिक लंबी है। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो बनारस की जो हवाई अड्डा है उसको लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बोली जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर पंपास जो है ये आपका शीतोष्ण है, ठंडी प्रदेश का ये है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। जबकि आपका जो ये सवाना है, लानोस है, ये सवाना जो है अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोस्ट जो है ये आपका ब्राजील का हो गया, लानोस जो है वह आपका वेनेजुएला का हो गया। तो इस तरह से ये तो आपके गर्म उष्ण कटिबंधीय घास का हो गया, लेकिन पंपास जो है ये आपका कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से अर्जेंटीना में, तो ये आपका शीतोष्ण हो जाएगी। अगला है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहला जो हुआ था रियो डी जेनेरिया में, ये आया हुआ दरोगा में भी क्वेश्चन इस टाइप का आया था शायद 1992 में जो है ये हुआ था रियो डी जेनेरिया सम्मेलन। अगला देखिए है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात निरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ये आपका नागपुर में पड़ती है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है? आया हुआ क्वेश्चन है आपका भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में आरंभ किया गया है। अगला जो है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है समुद्री वातावरण में अगर बात किया जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फाइटो जैसे कि आपका इसमें लवण के रूप में यूज किया जाता है, ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, तो ये हो जाएगा फाइटो प्लांट। आपका प्लांट हो गया जो आपका पौधे हो गए, और उसी से जुड़ा हुआ है आपका प्लांट कॉटन्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि आगे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? जैसे रियो डी जेनेरिया है तो ये आपका किससे हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था आपका 1989 में। 1989 में जो हुआ था वो ओजोन परत के जो है क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, और इसमें जो है इसी के उद्देश्य से आपका ओजोन क्षय जो है, ओजोन परत की क्षय, उससे जुड़ी हुई जितने भी प्रोटोकॉल बनाई गई वो अनुपालन सभी देश कर रहे हैं। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पर नगर नियोजन जब भी आएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे इसमें विकसित मानी जाती है शहर व्यवस्था, इसके जितने भी है आपका समकालीन में आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आती है, लेकिन इससे विकसित मानी गई इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। रीजन क्या थी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में केवल कच्ची ईंट पाई गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट का भी प्रमाण पाया गया, इसलिए माना जाता है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता अधिक नगर नियोजित या बोल सकते हैं कि अधिक विकसित थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार जो है ये ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ये गंधार शैली के अंतर्गत ही जितने भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है बुद्ध भगवान की, इसी के अंतर्गत आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो उस समय इल्तुतमिश शासक था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो गुल खिले तो सांसलो अर्थात लोधी वंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि
63 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म जो था दीन ए इलाही जो प्रारंभ किया गया था, वो कह रहा है कि किस उद्देश्य या किस तरह का था, वो मूल्य उद्देश्य उसका क्या था। तो मूल्य उद्देश्य था वो विश्व बंधुत्व, अर्थात जितने भी हैं धर्म के लोग वो सब एक दूसरे से जुड़े, अर्थात ये संदेश दिया गया था विश्व बंधुत्व का। ठीक है, ये कब प्रारंभ किया गया था? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही आया था 1582। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, जो आपके बहरुद्दीन तैयब जी थे, ये कौन से अधिवेशन? तीसरे अधिवेशन में थे, बहरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कर है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो 1917 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं कर निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सा आंदोलन चालू किया गया था? तो ये देखिए पहले और बाद का, तो यहाँ पूछा आपका किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो गांधी इरविन समझौता। बात कर लेते हैं सभी का कब कब आया था। तो ये देखिए साइमन कमीशन 1928, 3 फरवरी 1928 हो जाएगी। फिर आपका चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये आपका 1922 में हुआ। फिर आपका जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता जो है, ये हुआ किसके किसके बीच में? कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और ये 1932 में हुई थी। ठीक है, और ये गांधी इरविन समझौता आपका 1900 ये हो जाएगा 31, चूंकि इसी के जस्ट आपका 30 जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, तो जस्ट इसके पहले कौन सा हो जाएगा? तो 1931 से जस्ट पहले आपका हो जाएगा 1930 वाला। ठीक है, तो देखिए पूना पैक्ट जो है वो किसके किसके बीच, गांधी जी और किसके बीच हुआ था, कमेंट कर लीजिएगा। आगे देखिए कर रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है वो मुख्य रूप से कविताओं का संग्रह है। इसी जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो 1913 ईस्वी में इनको नोबेल दिया गया था, और इसी पुस्तक के लिए इनको मिला भी था। और गीतांजलि जो है वो मुख्य रूप से किस भाषा में है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, अगला है कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप की खिताब जीती थी? तो इंडोनेशिया को हराया था उस समय आपका। और ये इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन है, ये 2022 में आपका पहला रिकॉर्ड ऐसा बना है जो 2022 में हुआ है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है, तो ये बैडमिंटन से है आपका। और ये जो जीता है इंडोनेशिया 14 बार विनर रहा है इस कप का, और इसको हराकर आपने देश भारत पहली बार ये अपने नाम किया है खिताब। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये राजीव कुमार हैं। इनका जनवरी या फरवरी 2025 तक, इनका मतलब 2025 तक कार्यकाल है। नेक्स्ट है दुनिया के पहिए पर, दुनिया के सबसे पहला जो है पहिए पर संग्रहालय अर्थात म्यूजियम ऑन व्हील का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये आपका कलकत्ता शहर में हुआ है। और इसी पे एक क्वेश्चन, व्हील रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो वो आपका बना है आसनसोल में। रेस्टोरेंट ऑन व्हील बोल सकते हैं, वो आपका आसनसोल स्टेशन पे बनाया गया है। अगला है कि टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका गुजरात टाइटंस ने जीता, और गुजरात में ही हुआ था आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपका फाइनल मैच खेला गया था। और इसमें आपका राजस्थान रॉयल्स जो था वो आपका उप विजेता है। इससे जुड़े आईपीएल के जितने भी आपका रिकॉर्ड है 2022 टाटा आईपीएल का, हमने वो पूरे रिकॉर्ड एक वीडियो में बना के डाला हुआ है, नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख लें। अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं, जो आपकी दूसरी महिला है इस देश की प्रधानमंत्री। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो ये गीतांजलि श्री को मिला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की थी? तो ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको हम लोग ईसी एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ईसी एक्ट बोला जाता है इसको शॉर्ट में। तो ये है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, इसके अंतर्गत ये लाया गया था।
अगला है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को, सॉरी 22 मार्च नहीं, आपका 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को आपका ये अप्रैल है, 22 अप्रैल को आपको मनाई जाती है। और इसमें थीम पूछा है तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसका थीम रहा है इस बार 2022 का। जो 22 मार्च है, 22 मार्च को मनाई जाती है क्या? जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च हो गया जल, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये है आपका इम्तियाज अनीस का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जो है जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो ये भारत का ही है जाइकोव डी, ठीक है, भारत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए है कि यदि लग्जर को कूट भाषा में 30 लिखा जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपका गिल्ड्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आप इसको जोड़कर देख लेंगे, शायद 30 आए या 60 आए, जो भी आए, या 90 आए, जो जोड़ने पे उसी को इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हमने बोला था कि अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग। आइए, आपका ये क्वेश्चन रहा, करा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो ये तो स्पष्ट है, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ये केवल और केवल पाई जाती है किसमें? तो आपका जंतु पादप कोशिकाओं में, जिसके कारण, इसी के कारण आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो मनुष्य में होती नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया है, ठीक है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, इंसुलिन में मुख्य रूप से मुख्य घटक या मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जीन। अगला है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु बोला जाता है, ठीक है। स्नायु को ही हम लोग इंग्लिश में जानते हैं लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट, जिसका ऑप्शन में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, या स्नायु इसका हिंदी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है विटामिन B1 थायमिन को बोला जाता है, सही है आपका। विटामिन डी कैल्सीफिरोल होता है, ये भी सही है। विटामिन ए स्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी बोलते हैं इसको हम लोग, स्कॉर्बिक एसिड, ये आपका विटामिन सी होगा, तो ये तो गलत दिया हुआ है। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल होता है, तो ये ही गलत है। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालेमिन होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कि टॉक्सिकोलॉजी में किसके अध्ययन किए जाते हैं? तो टॉक्सी क्या है? एक तरह का टॉक्सी, ये विष को बोलते हैं हम लोग, जहरीले चीज़ को। तो इसका अगर हम लोग को ग्रीक वर्ड याद रहेगा तो बहुत आसानी से ये सब अध्ययन वाले क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन या जल के उपयोग से होती है? तो ये जो है नाइट्रेट की आपका मात्रा बढ़ने से बोल सकते हैं हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है? तो ये लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम होगा ऑप्शन। ये जो है हमारे भोजन में जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु हानिकारक जाते हैं पेट में, उसको ये नष्ट करने की काम करती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो अमाशय में आपका अम्ल का स्त्रवण होता है, ठीक है, ये आपका सही है। फिर देखिए आपका बड़ी आंत में, बड़ी आंत तो एक ही आपका पहले ऑप्शन में ही आपका मिल गया, तो बड़ी आंत में देखिए सही सुमेलित है, तो ये भी सही। अच्छा, ऑप्शन डी दिया हुआ है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और यकृत जो है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, ठीक है, तो ये तीनों सही था। चलिए अगला देखिए, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो यहाँ पर सेरिब्रम जो है वो हमारे स्मरण क्षमता की केंद्र मानी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराई जाती है?
तो इसमें देखिए आपका अल्पकालीन भी होता है, मध्यकालीन, सभी तरह के ऋण देती है आपकी भारतीय साख। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारतीय साख जो है वो किसको दिया जाता है, कृषकों को। ये क्वेश्चन भी आती है इकोनॉमिक्स से, कभी कभी पूछ देता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका उम्र 18 से 50 साल है। ठीक है, जीवन ज्योति जो है, जीवन ज्योति बीमा, ये 18 से 50 साल के लोगों के लिए है। अगला देखिए क्वेश्चन आते हैं, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है कब, तो 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आपका ऑप्शन सी दे रहा है वित्तीय वर्ष। ठीक है, अगला देखिए है कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रकृति को क्या कहते हैं, तो इसको जड़त्व बोला जाता है। जो वस्तु के विराम की अवस्था में वो विराम ही में रहना चाहता है, जो गति में वो आपका गति में ही रहना चाहता है, इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग जड़त्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो फोटो वाला आपका देखेंगे जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, तो इसमें सौर सेल दिया हुआ है, सोलर से आपका आता है, प्रकाश को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका देखिए कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही इसका तापमान बढ़ाएंगे तो भाई वो आयतन बढ़ जाएगी। तो आयतन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है आपका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगी। अगला है कि ध्वनि की तारत्व अर्थात पिच और श्रिलनेस जो है वो निर्धारण करता है किसी भी आवृत्ति को। ठीक है, उससे उत्पन्न आवृत्ति को ये निर्धारित करता है कौन, पिच और तीक्ष्णता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, भू संपर्क या ए और बी दोनों में। तो देखिए फ्यूज जो है वो मुख्य रूप से अगर लगाना है तो हम लोग मेन लाइन में लगाते हैं। इसमें लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अर्थिंग में या फिर आपका न्यूट्रल वायर में लगाएं या ना लगाएं कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्यूज़ जो है मुख्य रूप से हमारा तो मुख्य तार से ही आती है। अगर वही परिपथ कट गया तो सारे लाइन कट जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है। इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है इसमें। अगला है किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, डी ऑप्शन में है अपवर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जिसका पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका कम होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसका सबसे पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, तो बैगनी की। तो इसका मतलब अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगी मेरी बैगनी की। स्पष्ट है। चलिए, तो यहाँ कैसा लगा ये सेट हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी दिक्कत हो, जो भी सुझाव हो, हमें कमेंट करके दें ताकि आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।